जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे हैं और तंदुरुस्त हैं। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 13 और 14 अगस्त के जो रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आए हैं। सो देयर आर 5 रेलेवेंट आर्टिकल्स फ्रॉम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस फ्रॉम द 13th एंड 14th ऑफ अगस्त। सो इसका हम एनालिसिस और डिस्कशन करेंगे और एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर इस वीडियो के एंड पे एक क्वेश्चन शेयर किया जाएगा। उस क्वेश्चन को जरूर आप अटेम्प्ट करें। उस क्वेश्चन को 250 वर्ड्स में आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इस एडिटोरियल सीरीज को हम थोड़ा और एंगेजिंग बनाना चाहते हैं और एक इसको हम चाहते हैं कि आपके भी व्यूज आए क्वेश्चंस को लेके जो टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो जो बच्चे अपना प्रीलिम्स दे रहे हैं, अगर उनको टाइम नहीं परमिट करता तो वो ना करें बेशक से, लेकिन जो बच्चे अपना प्रीलिम्स अगले साल दे रहे हैं या जिन्होंने प्रीलिम्स ऑलरेडी 2-3 बार दिया हुआ है, उनको कॉन्फिडेंस अपनी मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे, तो वो इसमें पार्टिसिपेट जरूर कर सकते हैं। सो इट इज ओपन फॉर ऑल, एनीबडी कैन पार्टिसिपेट। सो द आइडिया इज टू मेक इट मोर एंगेजिंग एंड गेट टू नो कि आपके क्या व्यूज हैं इस क्वेश्चंस को लेके या जो भी इश्यूज पूछे जाएंगे। सो एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपके क्या व्यूज रहते हैं वो हम कमेंट सेक्शन में देख के हम अकॉर्डिंगली कमेंट करेंगे, ठीक है। सो बढ़ते हैं अपने पहले आर्टिकल के टुवर्ड्स, क्राइम एंड पॉलिटिक्स। ये आर्टिकल एस.वाई. कुरैशी ने लिखा है। एस.वाई. कुरैशी जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है। हमने परसों भी एक आर्टिकल डिस्कस किया था डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड। सो ये आर्टिकल का इशू क्या है? इशू इज द ग्रोइंग criminalization has been a constant theme of Indian politics, ठीक है। सो जैसे कि आप जानते हैं कि इट इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस कि जो एमएलएज हैं या एमपीज हैं, उनके अगेंस्ट जो भी क्रिमिनल केसेस फाइल किए जाते हैं, वो क्रिमिनल केसेस जो सरकार है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपने मंत्रियों का या अपने एमपीज का, अपने एमएलएज के अगेंस्ट जो भी क्रिमिनल केसेस है वो ड्रॉप ऑफ कर देते हैं। और यहां तक कि जुडिशरी में वो बात अभी तक प्रूवन नहीं होती है। तो ये फैसला जुडिशरी का है, हाई कोर्ट्स का है, सुप्रीम कोर्ट का है, तो ये डिसाइड करना कि वो गुनहगार हैं कि नहीं, ठीक है। लेकिन ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है जो हर एक पॉलिटिकल पार्टी अक्रॉस द स्पेक्ट्रम कैरी आउट करती है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर के हिसाब से ये कहना है कि 233 एमपीज इन द करंट लोकसभा दे आर फेसिंग क्रिमिनल चार्जेस। सो 2004 में जो लोकसभा थी उसमें 128 नंबर ऑफ एमपीज थे। अभी प्रेजेंट लोकसभा में ये नंबर जो 128 से बढ़ के 233 एमपीज तक जा चुका है। सो दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। एज पर द सुप्रीम कोर्ट, जो ओनस है दैट इज ऑन द इलेक्शन कमीशन टू डू समथिंग कंक्रीट अबाउट इट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सजेशन ये दिया गया था कि एक फोन ऐप क्रिएट की जा सकती है जहां पे डिस्प्ले किया जा सकता है जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन जो खड़े हो रहे हैं, जो एमएलएस खड़े हो रहे हैं, उनके अगेंस्ट किसी भी तरह की जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो सारी डिटेल्स वहां पे आ सकें। ये ओनस सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के हिसाब से इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। Political parties in India have always been reluctant to introduce changes to combat criminalization, ठीक है। अब ये क्यों है, ऐसा अप्रीहेंशन क्यों है? Why are the political parties reluctant to make a progress in this arena? So पहली बात तो आती है because of the winnability of the candidates, ये पहला रीजन है। बिकॉज लॉजिक ये है कि अगर किसी कैंडिडेट के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केसेस फाइल्ड हैं, पर ये भी होता है पॉलिटिकल पार्टी को माइलेज लेने के लिए that particular candidate also has the winning capacity, that particular candidate can win you votes, that get you votes, ठीक है। So because of that particular पोटेंशियल, इसी के कारण जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने ऐसे फेवरेट कैंडिडेट्स के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस ड्रॉप ऑफ कर देती हैं, ठीक है। सो दिस इज नॉट एथिकल एट ऑल। दूसरी बात, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो ये एक प्रिंसिपल है कि कोई भी जो कन्विक्ट है, जो भी विक्टिम है, वो तब तक इनोसेंट है जब तक उसको गिल्टी नहीं प्रूव किया जा सकता, ठीक है। तो ये एक प्रोविजन है हमारे लॉ में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस बात का एक मिसयूज किया जाता है, पॉलिटिशियंस इस बात को मिसयूज करते हैं ये कह के कि हमारे अगेंस्ट वेंडेटा पॉलिटिक्स खेली जा रही है, कि हमारे अगेंस्ट जान के ये केसेस, क्रिमिनल केसेस फ्रेम करे गए हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल राइवलरी और बिकॉज ऑफ जेलसी। तो ये बहाना दिया जाता है फ्रॉम सच एमपीज एंड एमएलएज। बट ये एक आयरॉनिकल बात है बिकॉज आउट ऑफ द 4.78 लाख प्रिजनर्स presently languishing in jail, 3.30 lakh are under trial, that is they are not yet proven guilty। तो ये भी तो इनोसेंट है, तो इनकी लिबर्टी का क्या? तो क्या इनकी लिबर्टी एमपीज और एमएलएस की लिबर्टी से कम है? तो अगर ऐसी बात है तो ये तो फिर वायलेशन हुआ आर्टिकल 14 का, जो कि कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, हम एक डेमोक्रेसी है, इक्वालिटी बिफोर लॉ का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो इसके होने के बावजूद ऐसा क्यों है कि इतने सारे प्रिजनर्स अभी जो अंडर ट्रायल हैं उनको अभी तक निर्दोष या इनोसेंट नहीं प्रूव करा गया, और ये एमपीज और एमएलएज अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड इनोसेंट कह रहे हैं, ठीक है। सो द एमपी और एमएलएज दे मस्ट नो दैट दे आर नॉट अबव द लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है। नाउ सेफगार्ड्स
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या सेफगार्ड्स प्रोवाइड करे अगेंस्ट दिस सॉर्ट ऑफ वेंडेटा पॉलिटिक्स? तो पहला है ओनली ऑफेंसेस दैट कैरी एन इंप्रिजनमेंट ऑफ एटलीस्ट 5 years आर टू बी कंसिडर्ड। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि अगर आपको लगता है, किसी एमपी एमएलए को लगता है कि उनके अगेंस्ट ये झूठे मूठे केसेस फ्रेम करे गए हैं या पॉलिटिकल राइवलरी के चलते, पॉलिटिकल जेलसी के चलते, तो कोई बात नहीं, हमने कुछ कंडीशंस इसके लिए स्टैब्लिश करी हुई हैं जिसके चलते आपको ऐसा वेंडेटा पॉलिटिक्स का शिकार नहीं होना पड़ेगा, विक्टिम नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी है केस अगेंस्ट द कैंडिडेट शुड हैव बीन फाइल्ड एटलीस्ट 6 months बिफोर द शेड्यूल्ड इलेक्शंस फॉर इट टू बी कंसिडर्ड। और तीसरा, एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, चाहे वो कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, किसी कोर्ट ने वो चार्जेस फ्रेम करे होने चाहिए। ठीक है, सो अगर ये कंडीशंस मीट हो रही है तो ये एक सेफगार्ड मिल जाता है ऐसे कैंडिडेट्स को जिनको लगता है कि हमारे अगेंस्ट वेंडेटा पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, हमारे अगेंस्ट कोई राइवलरी या जेलसी के कारण हमारे अगेंस्ट ये चार्जेस फ्रेम करे गए हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या है? सो वी हैव टू ट्राई केसेस अगेंस्ट द पॉलिटिकल कैंडिडेट्स इन अ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स मैकेनिज्म। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका डायरेक्टिव दिया था एज फार एज 2014। सुप्रीम कोर्ट ने ये सुझाव, ये सजेशन दिया था आज से 7 years बैक, डायरेक्टिंग दैट केसेस अगेंस्ट पॉलिटिकल कैंडिडेट्स मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन अ ईयर। तो अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होंगे जो इस तरह के केसेस ट्राई करेंगे तो जल्दी इस बात का फैसला हो जाएगा कि जो कैंडिडेट है, चाहे एमपी है चाहे एमएलए, के वाकई में वो गुनहगार है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि आफ्टर ऑल आपका राइट होना चाहिए, जिसको आप चूज कर रहे हैं, जिसको आप वोट कर रहे हैं, कि उसके अगेंस्ट क्या वो कितना पानी में है। अगर उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल चार्जेस और उसको आप वोट कर रहे हैं तो वो आपके लिए फायदे की बात है कि नुकसान की बात है, तो आपको एज ए वोटर भी पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो चलिए अगला आर्टिकल है जी, ई रूपी इन हैंड। सो ये कल इंडियन एक्सप्रेस में आया था। सो जैसे कि आप जानते हैं ई रूपी अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में था, चर्चा में था। सो इसमें कंटेक्स्ट है दैट ई रूपी कैन मेक सोशल सर्विसेज मोर एफिशिएंट। ठीक है, तो पहले तो ई रूपी क्या है, आई एम श्योर अभी तक आपने ई रूपी के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया होगा। तो ई रूपी की अगर बात करें, ये एक कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट मेथड है। ठीक है, सो जो कि इंश्योर कर सकता है कि जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी बेनिफिट सरकार प्रोवाइड करती है सिटीजन्स को, खास करके जो डिप्रीव्ड सिटीजन्स हैं, जिनके पास रिसोर्सेज कम है, उनको ये बेनिफिट्स मिल सके इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट एंड अ लीक प्रूफ मैनर। ठीक है, उसके बाद ई रूपी जो है ये एक ई वाउचर की तरह काम आएगा। ठीक है, विच विल बी डिलीवर्ड टू द बेनिफिशरीज इन अ फॉर्म ऑफ अ क्यूआर कोड एंड एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड वाउचर्स। इसके थ्रू जो फंड्स हैं वो डायरेक्टली बेनिफिशरी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, और एनी गवर्नमेंट एजेंसी एंड कॉर्पोरेशन कैन जनरेट ई रूपी वाउचर्स थ्रू देयर पार्टनर बैंक्स। और ये जो वाउचर्स होंगे ये पर्सन एंड पर्पस स्पेसिफिक होंगे, यानी कि जो टारगेटेड बेनिफिशरीज हैं, जिनको रिक्वायरमेंट है किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट सर्विस की, उनके लिए होंगे और किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए होंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे कि डिस्कस किया गया दैट अगर ये वाउचर्स रिलीज करे गए हैं फॉर द पर्पस ऑफ वैक्सीनेशन, सो ये जो वाउचर्स हैं ई रूपी वाउचर्स सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए यूटिलाइज किए जा सकते हैं और किसी पर्पस के लिए नहीं। तो ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है, तो बहुत ब्रीफली इसके बारे में बात करते हैं। जो बेनिफिशियरी है उसको शो करना पड़ेगा जो क्यूआर कोड है, जो एसएमएस उसके मोबाइल फोन पे आएगा टू द मर्चेंट, जिससे वो सर्विस ट्रांजैक्ट करने जा रहा है। ठीक है, तो जो मर्चेंट होगा उसको स्कैन करेगा क्यूआर कोड को, स्कैन करने के बाद एक तरह का ओटीपी आएगा बेनिफिशियरी के मोबाइल फोन पे, और वो ओटीपी शेयर करके जो बेनिफिशियरी है उसको वो बेनिफिट मिल जाएगा जिसके लिए वो मर्चेंट के पास गया हुआ है। सो वेरी सिंपल। अब इसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, ई रूपी को वेरियस वेलफेयर सर्विसेज के लिए कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है? तो पहला तो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये जग जाहिर बात है दैट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बहुत लीकेजेस होती है, बहुत चांसेस होते हैं करप्शन के, बहुत चांसेस होते हैं कि इंटेंडेड बेनिफिशरी को राशन नहीं पहुंच पाता। ठीक है, सो ये जो इनएफिशिएंसी ऑफ द प्रोग्राम है ये एड्रेस की जा सकती है थ्रू द ई रूपी वाउचर। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजर सब्सिडीज। ठीक है, तो ई रूपी विल ऑल्सो इनेबल द फार्मर्स to buy the fertilizer at nominal prices with the direct credit of the subsidy amount into the account of the authorized dealers। इस बात को लेकर जो सुझाव था 2011 में नंदन नीलेकनी ने ये इसका सजेशन दिया था। एक टास्क फोर्स थी 2011 में जो बनाई गई थी, जिसने ये बात करी थी कि कैसे हम जो डायरेक्ट ट्रांसफर है सब्सिडीज के वो एलपीजी में, फर्टिलाइजर्स में और केरोसिन में और एफिशिएंट बना सकते हैं। बिकॉज इन तीनों सेक्टर्स में, चाहे केरोसिन की बात हो, चाहे एलपीजी की बात हो, फर्टिलाइजर की बात हो, यहाँ पे लीकेजेस बहुत होती हैं। ठीक है, बेनिफिशरी के पास बेनिफिट नहीं पहुंचता, पैसे कहीं और चले जाते हैं, किसी और के जेब में जाते हैं, तो उसको एफिशिएंट करने के लिए सुझाव 2011 में दिया गया था। तो एलपीजी सब्सिडी का तो चलो इंप्लीमेंट हो गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन एलपीजी सब्सिडी, लेकिन जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है उसमें अभी भी ये रिफॉर्म इंप्लीमेंट नहीं किया गया। ठीक है, तो अगर ई रूपी को इनकॉर्पोरेट करते हैं फर्टिलाइजर सब्सिडी में तो ये एक बहुत एक रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा। ठीक है,
उसके बाद स्कूल की बात करें, सो जो आइडेंटिफाइड स्टूडेंट्स हैं दे विल रिसीव वाउचर सो दैट वो अपनी स्कूल की फीस पे कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में हो चाहे पब्लिक स्कूल में हो, जो भी जो आइडेंटिफाइड स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज के जो बच्चे हैं, सो जो एजुकेशन चाहे प्राइवेट स्कूल में या पब्लिक स्कूल में लेना चाहते हैं, तो वो अपनी फीस इस प्रोसेस के थ्रू पे कर सकते हैं। देन बेसिक इनकम सपोर्ट, ठीक है। तो जैसे अगर अब आज के टाइम की बात करें, पैंडेमिक के चलते कितने लोगों को स्ट्रेस था, कितने लोगों की नौकरियां चली गई थी, खाना नहीं था खाने को, ठीक है। तो अगर इस तरह की फैसिलिटी, इस तरह की सुविधा आने वाले टाइम में अगर कोई ऐसी सिचुएशन भगवान ना करे आती है, दैट देयर इज सम kind of a lockdown again by a third wave or a fourth wave, so then this can come very handy and this can be very beneficial to counter the stress which has been caused in the economy, and this can help in terms of distributing food and cash vouchers at scale, ठीक है। उसके बाद आयुष्मान भारत की बात करें, सो बेनिफिशरीज विल रिसीव द ई-रूपी वाउचर्स ऑफ डेजिग्नेटेड वैल्यू एट द इम्पैनल्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ठीक है। सो कंक्लूजन क्या निकलता है, सो ई-रूपी बहुत तरह की पॉसिबिलिटीज ओपन अप करता है, जो कि जिसमें सरकार का, लोगों का और इवन कॉर्पोरेट्स का योगदान बहुत कीमती रहेगा, ठीक है। एंड दिस विल ऑल्सो एनहांस बिजनेस एफिशिएंसी, सिंप्लिसिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन दीज प्रोग्राम्स, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी आई थिंक सबसे ज्यादा जो की टेकअवेज हैं इस पूरे स्कीम से, वो ये आई थिंक दैट वुड बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग टेकअवेज फ्रॉम दिस होल प्रोग्राम। एंड ई-रूपी कुड ब्रेक द पॉलिसी लॉकजाम, फ्रीइंग द टारगेट बेनिफिशरीज फ्रॉम द डिपेंडेंस ऑन बैंक अकाउंट्स एंड प्रोवाइडिंग विजिबिलिटी फ्रॉम द टाइम ऑफ इशू अंटिल द रिडेम्पशन, ठीक है। तो जो बेनिफिशरीज हैं, अब देखिए बहुत सारे बेनिफिशरीज जिनको नहीं आता अपना बैंक अकाउंट चलाना, उनको बैंक अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, लेकिन अगर उनके मोबाइल फोन पे एसएमएस आ जाए या क्यूआर कोड उनको दिया जाए और उनको समझाया जाए कि आपने जो अपनी सर्विस ऑब्टेन करने के लिए, सर्विस का बेनिफिट लेने के लिए आपने चाहे राशन शॉप पे जाना है चाहे स्कूल में जाना है, बस आपने उनको ये एसएमएस दिखाना, और ये कॉन्टैक्टलेस और कैशलेस मेथड है। तो इसी बहाने जो बेनिफिशरीज हैं जिनको रिक्वायरमेंट है इस तरह के सर्विसेज की, तो उसका वो फायदा उठा सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन देयर बैंक अकाउंट और विदाउट इवन बॉदरिंग कि उनके बैंक में पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं। चलिए अगला है, पार्लियामेंट इज एब्डिकेटिंग इट्स ओवरसाइट रूल। ये आर्टिकल हिंदू में आया था जी, कल आर्टिकल आया था। ये कंटेक्स्ट क्या है, डिमिनिशिंग रोल ऑफ पार्लियामेंट, इससे रिलेटेड भी हमने आर्टिकल डिस्कस करे हैं पिछले हफ्ते में। मनीष तिवारी का एक बहुत अच्छा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया था जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था, तो लास्ट सैटरडे हमने इसका डिस्कस किया था, तो उसको जरूर देखना एडिटोरियल एनालिसिस की सीरीज में, ठीक है। वो तो इसमें इशू क्या है, इशू इज इन द लास्ट 1 ईयर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जो मानसून सेशन था वो भी कंप्लीटली वॉश आउट हो गया, ठीक है। कोरोना के चलते रूलिंग पार्टी को भी बहाना मिला हुआ कि हम सेशन को छोटा कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बिकॉज कोरोना के करके बहुत उस बात की टेंशन है कि बीमारी फैल सकती है, तो हमको अपना सेशन रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। ये सब रीजन इसके लिए दिए गए हैं। तो पिछले 1 साल में दिस वाज द 4th स्ट्रेट सेशन दैट एंडेड अहेड ऑफ द ओरिजिनल शेड्यूल अदर देन द कैंसल्ड विंटर 2020 सेशन। तो बहुत सारे ऐसे कीमती और बहुत ऐसे अहम मुद्दे हैं जो अभी डिस्कस किए जा सकते हैं, लेकिन अभी डिस्कस नहीं करे जा रहे हैं। जैसे फार्म लॉस की बात करें, अभी तक वो डिस्कस नहीं किया गया था फ्लोर ऑफ द हाउस, ठीक है। अगर हम चाइना और इंडिया के कन्फ्लिक्ट की बात करें जो लास्ट ईयर गलवान में हुई थी, उसको रिलेटेड भी पार्लियामेंट में कुछ ज्यादा कंक्रीट चर्चा नहीं हुई है। नो सब्सटैंशियल डिस्कशन हैज हैपेंड ऑन दीज इश्यूज, ठीक है। एंड अगर हम पैंडेमिक के रिस्पांस की बात करें, सरकार का क्या रिस्पांस रहा पैंडेमिक को लेके, ये सब मुद्दे जो हैं ये एट द फ्लोर ऑफ द हाउस डिस्कस करे जाने चाहिए, ठीक है। बट ये डिस्कस नहीं करे जा रहे हैं, और उसका नतीजा क्या है दैट जो प्राइम टाइम टीवी चैनल्स हैं रात को 9 बजे जो बहुत ऊंचा चला के बात करते हैं, तो ये सब डिस्कशन वहां पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो मजाक बन रहा है, डेमोक्रेसी का मजाक बन रहा है, बिकॉज पार्लियामेंट जिस पर्पस के लिए बनाया गया था, ठीक है, उस पर्पस को पूरा फुलफिल नहीं किया जा रहा। Now, both the houses were frequently disrupted as the government and opposition parties could not agree on the topics to be debated. तो maturity, political maturity आज के टाइम पे देखने को बहुत ही रेयर है। ऐसी immaturity हमने अपने फाउंडिंग फादर्स में नहीं देखी थी कि वो इस तरह की बहसबाजी में करके ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर डिस्कशन या डिबेट ना करें। बट इस तरह की पॉलिटिकल इमेच्योरिटी आज के टाइम पे देखने को बहुत ज्यादा मिल रही है, ठीक है। सो अब व्हाई इज दिस अ कॉज ऑफ वरी, बिकॉज द गवर्नमेंट पुश थ्रू द 20 बिल्स मोस्टली विदाउट एनी डिस्कशन। तो अगर 10-15 मिनट की डिस्कशन से आप 20 इंपॉर्टेंट बिल्स पास कर देंगे, तो ना तो ऑपोजिशन का फायदा है, ना पार्लियामेंट के होने का फायदा है, और ना तो फिर उस प्रिंसिपल का फायदा है कि लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव तीनों डिफरेंट और इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स हैं हमारे गवर्नमेंट में। तो लेजिस्लेटिव का फायदा क्या हुआ, लेजिस्लेटिव का तो काम होता है कि वो चेक रखे एग्जीक्यूटिव पे, ठीक है। जुडिशरी चेक रखता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पे, तो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम तो सब तहस नहस हो गया बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। इंटरेस्टिंगली इवन इन द स्टेट असेंबलीज वहां पे द सिचुएशन इज इवन वर्स्ट। इन द स्टेट असेंबलीज देयर इज अ सिमिलर पैटर्न व्हिच इज बीइंग फॉलोड एज इन द पार्लियामेंट। सो इन 2020 91% ऑफ द बिल्स इन 19 assemblies were passed within 5 days of introduction.
give it a thought. I mean, no discussion, no meeting, no suggestion from the public, from the experts, and just passed away. None of the bills, वो ये सारे बिल्स अभी पार्लियामेंट्री कमिटी फॉर एग्जामिनेशन की स्टेज पे भी नहीं पहुंचे हैं. ठीक है, इंटरेस्टिंग बात ये है, ये जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं, ये वो फोरम प्रोवाइड करता है जहां पे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो एंगेज कर सकते हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के साथ, बाकी जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं इस किसी भी लेजिस्लेटिव प्रपोजल को लेके, और जो और भी जो अन्य जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं इस प्रपोजल, किसी भी प्रपोजल को लेके. तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फोरम है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, द पार्लियामेंट्री कमिटी स्टेज. तो एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, ऐसी बहुत सारी जो चेंजेस थी विच वर मेड इन द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बिल और इवन द मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट बिल. तो ये चेंजेस क्यों आ पाई थी? बिकॉज ये बिल्स पार्लियामेंट्री कमिटी स्टेज पे रेफर किए गए थे. So way forward, reason for having a legislature separate from the executives to have a check on the executive power. So checks and balances का principles uphold रहे, इस करके legislature का होना और exist करना बहुत जरूरी है. ठीक है, उसके बाद in the session the government got every bill that it introduced passed as an act without any debate. कोई debate नहीं, कोई discussion नहीं, 10-15 मिनट में bill passed, presidential assent मिल गया, act बन गया, काम खत्म. तो this is not the way. सो वाइल मच एक्साइटमेंट, अब बहुत एक्साइटमेंट है ग्रैंड, ये जो ग्रैंड विस्टा प्रोजेक्ट है, जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है, उसको लेकर तो बहुत एक्साइटमेंट है. ठीक है, 20,000-25,000 करोड़ इस पर लगाए जा रहे हैं. चलो, लगाए भी जाने चाहिए. आफ्टर ऑल पार्लियामेंट को हम टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है. बट इतने पैसे लगाने का फायदा तो हो ना अगर वहां पे बैठ के कुछ कंक्रीट डिस्कशन होनी है. अगर एक दूसरे के ऊपर सिर्फ कुर्सियां फेंकनी है, गाली गलोच करनी है, या कोई कंक्रीट इश्यूज पे बात ही नहीं करनी है, तो फिर इतनी बिल्डिंग बनाने का भी क्या फायदा? ठीक है. सो अगला आर्टिकल है जी, आर जीडीपी नीड्स एचडीपी. ठीक है, ये आर्टिकल आज आया है इंडियन एक्सप्रेस में. ठीक है, सो कंटेक्स्ट क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोडक्ट. सो इश्यूज क्या है यहाँ पे? सो वी ऑल आर फेमिलियर विद द इकोनॉमिक हार्डशिप ऑफ मेनी इंडियंस. ठीक है, हम सबको पता है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे घर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब परिवार में हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में फॉल करते हैं. ठीक है, अगर पैंडेमिक से पहले की भी बात करें तो जो मीडियन हाउस होल्ड इनकम था इंडिया में वो 15,000 रुपये से भी कम था. ठीक है, यानी कि जो एक मीडियन हाउस होल्ड इनकम, एक एवरेज हाउस होल्ड इनकम एक घर में जो कोई कमा रहा है, सैलरी कमा रहा है, वो 15,000 रुपये से भी कम है. ठीक है, हर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी नहीं करता, हर किसी के पास स्टॉक्स नहीं है, हर कोई स्टॉक मार्केट पे पैसा लगा के नहीं बैठा, हर कोई बिजनेसमैन नहीं है. हम एक एवरेज इंडियन की बात कर रहे हैं. ठीक है, और अगर बॉटम 25% ऑफ हाउस होल्ड्स की बात करें तो वहां पे और भी बुरा हाल है. तो वहां पे जो इनकम है इज लेस देन ₹8,500 पर मंथ. ठीक है, सो डिस्पाइट इतनी सारी, देखिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो हमने ऑब्वियसली वी हैव मेड सो मच ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस सिंस 1947. आज हम 74 ईयर्स कंप्लीट कर रहे हैं, हम 75th ईयर के टुवर्ड्स जा रहे हैं. तो हम ये नहीं कह सकते कि हम अभी गरीब देश ही हैं, कि अभी हमारी जीडीपी ग्रोथ 1% या 0.2% या 2% हो रही है. हम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के भी बियॉन्ड जा चुके हैं. पिछले 30 सालों में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हैं उसके चलते हमने 8%, 8.5% जीडीपी ग्रोथ भी अपनी कंट्री में देखा है. जॉब्स आई हैं, प्राइवेट सेक्टर खुला है, गवर्नमेंट जॉब्स ज्यादा आई हैं, सो कैपेसिटी बिल्डिंग में दैट्स ऑल फाइन. बट वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो टू बिल्ड द इंडिया दैट आवर फोरफादर्स हैड प्रॉमिस्ड अस. ठीक है, जो फोरफादर्स ने विजन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी थी इंडिया के लिए, हमारे लिए, आने वाली जनरेशंस के लिए, अभी वो विजन हम पूरी नहीं कर पाए हैं. ठीक है, सो व्हाट शुड एचडीबी कंसिस्ट ऑफ? ठीक है, व्हाट शुड ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ? तो पहला, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन. दिस इज वेरी लो, आज 11% तक है. तो अगर हम वुमेन को एम्पावर करेंगे तो ऑब्वियसली द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू देयर इकोनॉमिक डिपेंडेंस इज सेंट्रल टू ह्यूमन डेवलपमेंट. सो अगर ज़्यादा औरतें भी पार्टिसिपेट करेंगी लेबर फोर्स में तो हम अपनी इकॉनमी को तो ग्रो करेंगे, साथ में हम वुमेन को भी एम्पावर फील कराएंगे. ठीक है, ज़्यादा हाथ होंगे काम करने के लिए. ठीक है, उसके बाद जेंडर इनकम पैरिटी. वी हैव टू मेक श्योर दैट औरतों को लो पेइंग जॉब्स ना मिलें. अगर तो किसी पर्टिकुलर जॉब में अगर आदमी को जितनी सैलरी मिल रही है तो सेम सैलरी औरतों को भी मिलनी चाहिए. ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बिकॉज वो औरत है तो उनको कम सैलरी मिले, और अगर कोई आदमी उसको ज़्यादा सैलरी मिले. सो देयर हैज टू बी जेंडर इनकम पैरिटी ऑल्सो, इररिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर जेंडर इट इज, द इनकम हैज टू रिमेन द सेम फॉर अ पर्टिकुलर जॉब. स्टंटिंग की बात करें तो स्टंटिंग अमंग चिल्ड्रन इन इंडिया इज अबाउट 35%. सो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि जो पब्लिक हेल्थ है या न्यूट्रिशनल स्टेटस है हमारे लोगों का, वो अभी भी इतना इंप्रूव नहीं कर पाया है डिस्पाइट 74 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस. अभी भी 35% बच्चे हमारे छोटे हैं कद में, वेल नरिश्ड नहीं हैं. ठीक है, water quality and availability. So we have to measure the quality and flow of 10 key rivers at specified geographical points and periodicity. And also हम इस बात का भी ध्यान रखें जो ग्राउंड वाटर लेवल्स हैं इन पर्टिकुलर रिवर्स के, वो कितने हैं, और खास करके जो स्ट्रेस्ड एरियाज हैं वहां पे जो ग्राउंड वाटर लेवल्स डिप्लीट हो रहे हैं, हम उसको भी अच्छी तरह से स्टडी करके इफेक्टिव सॉल्यूशंस निकाल सकें. देन क्वालिटी ऑफ पॉलिटी.
ठीक है, अगेन वही बात जो हमने पहले आर्टिकल में डिस्कस करी कि ऐसे कितने हमारे सांसद हैं, कितने पार्लियामेंटेरियंस हैं या जो विधानसभा के जो सांसद हैं जो कि जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं या जिन्होंने बहुत कोई ग्रेव क्राइम्स करे हुए हैं। तो हमको पता होना चाहिए एज यू नो इन अ डेमोक्रेसी, लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, वी शुड बी अवेयर कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं कितना पानी में है। तो वी हैव टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ पॉलिटी। हमको इंकरेज करना चाहिए कि जो पार्लियामेंटेरियंस चाहे लोकसभा में जा रहे हैं, चाहे राज्यसभा में जा रहे हैं, चाहे विधानसभा में जा रहे हैं, उनके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस ना हो, क्लीन हो। कंक्लूजन, सो वुमेन एम्पावरमेंट कैसे हो पाएगा? थ्रू एड्रेसिंग थ्रू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट मेजर्स। ठीक है, दूसरी बात, ये बाराक ओबामा की एक सेइंग है दैट इफ यू वांट टू सी व्हाट अ कंट्री इज, गो एंड सी हाउ इट ट्रीट इट्स वुमेन। ठीक है, और HDP is a product of innumerable important factors: education, health, livelihood, societal norms, political climate and environmental conditions। तो एक होलसम पैरामीटर बहुत जरूरी है ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोडक्ट की बात करने का। हम GDP की बात करते हैं, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट की बात करते हैं। हम चाहेंगे कि हमारी इकोनॉमी आने वाले सालों में जब हम 75 ईयर्स कंप्लीट करें कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो, $10 ट्रिलियन इकोनॉमी हो आज से 10 साल के बाद। वी ऑल वुड वांट दैट। वी वुड वांट कि हमारी GDP ग्रोथ भी ज्यादा हो जब हम ये पैंडेमिक से बाहर निकलते हैं। दैट इज ऑल फाइन, बट हमने होलिस्टिक डेवलपमेंट देखनी है। हमने ये भी इंश्योर करना है कि इक्विटी भी है, ग्रोथ भी है और इक्विटी भी है, और साथ में हमारा वातावरण, हमारा पॉलिटिकल क्लाइमेट, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब फैक्टर्स जो हैं इसमें हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो इट हैज टू बी अ प्रोपोर्शनल प्रोग्रेस। ऐसा नहीं कि इकोनॉमिकली हम प्रोग्रेस कर रहे हैं और यहां पे हम वीक है या यहां पे हम मार खा रहे हैं। तो एक प्रोपोर्शनल प्रोग्रेस होना बहुत जरूरी है। चलिए अगला आर्टिकल, ये सी रंगाराजन ने लिखा है, ये हिंदू में आज आया है। सी रंगाराजन कौन है? फॉर्मर RBI गवर्नर है। तो इन्होंने काफी अच्छा आर्टिकल लिखा है। कंटेक्स्ट क्या है? ग्रोथ एंड इक्विटी मस्ट गो टुगेदर, हैंड इन हैंड। सो अगर हम पिछले 30 सालों की बात करें, ऐसा माना जाता है कि जुलाई 1991 में, तो 24 जुलाई 1991 को भारत आजाद हुआ था, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भारत को मिला था। ठीक है, सो वैसे तो भारत 1947 में आजाद हुआ, लेकिन अगर हम फाइनेंशियल बेसिस में बात करें, इकोनॉमिक्स के बेसिस में बात करें, तो हमको 1991 में आजादी मिली थी बिकॉज हमारी इकोनॉमी और खुल गई थी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की जो हम बात करते हैं। ठीक है, सो हाउ डिड द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फ्रॉम विच India gained in 1991 made a departure from the past? तो पहला, dismantle the vast network of license, inspector raj, controls, permit raj that dominated the economic system। तो ये हो गया आपका liberalization। ठीक है जी, उसके बाद रीडिजाइनिंग द रोल ऑफ द स्टेट एंड अलाउइंग द प्राइवेट सेक्टर। तो पहले तो प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस करना, धंधा करना एक ड्रेडेड माना जाता था कि प्राइवेट सेक्टर बिजनेस कर ही नहीं सकता। प्राइवेट सेक्टर का धंधा करना बहुत मुश्किल था बिकॉज सरकार की पॉलिसीज और जो नीतियां थी वो ऐसी थी कि वो अलाउ नहीं करती थी कि ज्यादा प्राइवेट सेक्टर डेवलप कर सके। तो पहले हर चीज में सिर्फ सरकार ही थी, पहले एवरीथिंग वाज गवर्नमेंट सेक्टर, एवरीथिंग वाज पब्लिक सेक्टर। 1991 के बाद अब अपॉर्चुनिटी दी गई ताकि प्राइवेट सेक्टर भी ओपन अप हो सके, प्राइवेट सेक्टर भी जॉब क्रिएशन कर सके। जो भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो टेलीकॉम है, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो इंश्योरेंस है, ठीक है, वहां पे भी प्राइवेट सेक्टर की प्रेजेंस आनी शुरू हुई 1991 के बाद। तो ये हो गया हमारा प्राइवेटाइजेशन। उसके बाद अबैंडनिंग द इनवर्ड लुकिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड गेटिंग इंटीग्रेटेड विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो ये ग्लोबलाइजेशन हो गया। ठीक है, कि हम प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज नहीं यूज करेंगे। ठीक है, हम ट्रेड करेंगे, बाकी कंट्रीज के साथ भी ट्रेड करेंगे, अपना एक ग्लोबल इंटीग्रेशन अच्छा बना रहेगा। और ऐसा भी माना जाता है कि जब 1991 में जब ये रिफॉर्म आए थे LPG के, कि अगर ग्लोबल इकोनॉमी वेल इंटीग्रेटेड रहेगी तो जो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कोई विश्व युद्ध होने के, वर्ल्ड वॉर होने के, वो कम हो जाते हैं। तो अगर दो एनिमी नेशंस हैं उनके बीच में भी संबंध अच्छे हो जाएंगे अगर उनके बीच में ट्रेड इंटीग्रेटेड हो। तो ग्लोबलाइजेशन हो गया। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम बाय क्रिएटिंग अ मोर कंपेटिटिव एनवायरनमेंट। तो परफॉर्मेंस अभी तक क्या रही है सो फार पोस्ट 1991? तो अगर हम GDP ग्रोथ की बात करें तो जो पीरियड था बिटवीन 2005 एंड 2010 to 11, GDP इस पर्टिकुलर पीरियड में बहुत अच्छा रहा था। GDP ग्रोथ 8.7% तक गया था। ठीक है, सो दिस शोड कि हमारा कितना पोटेंशियल है, इंडिया का कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, दिस वॉज डिस्पाइट द फैक्ट कि 2008 में रिसेशन आया था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। उसके बावजूद भी हमने 8% से ज़्यादा ग्रोथ किया GDP में। तो इंडिया का पोटेंशियल गुड, वेरी गुड। नाउ अभी की बात करें तो ऑब्वियसली वी स्टिल रन अ वेरी हाई मर्चेंटाइज ट्रेड डेफिसिट, यानी कि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं लेकिन एक्सपोर्ट हम कम करते हैं। जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, चाहे ऑयल की बात करें, चाहे बाकी कमोडिटीज़ की बात करें, वो बाकी कंट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा रहती है और हमारे एक्सपोर्ट्स कम है अगर हम गुड्स एंड कमोडिटीज़ की बात करें। लेकिन हमारे जो सर्विस सेक्टर यानी कि जो IT सेक्टर के एक्सपोर्ट्स हैं या फार्मास्यूटिकल सेक्टर के एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो फिर वो ऑफसेट कर देते हैं जो ट्रेड डेफिसिट को। ठीक है, सो ट्रेड डेफिसिट कहाँ पे आता है? आपका करंट अकाउंट डेफिसिट में आता है, करंट अकाउंट। ठीक है,
चलिए उसके बाद अगला पॉइंट, तेंदुलकर कमेटी जो थी, जो तेंदुलकर एक्सपर्ट कमेटी थी, इसने बिलो पावर्टी लाइन, इसने बेसिकली जो पावर्टी कितनी है इंडिया में, सो ये तेंदुलकर कमेटी के ऑब्जर्वेशन से डिसाइड किया जाता है। सो तेंदुलकर एक्सपर्ट ग्रुप मेथोडोलॉजी के हिसाब से जो ओवरऑल पॉवर्टी रेशो था, दैट केम डाउन फ्रॉम 45.3% इन 1993-94 टू अभी अगर हम 2011-12 की बात करें तो ऑलमोस्ट 21.9%, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ। ठीक है, बट अभी हमको पता है कि ये तो 2011-12 तक की बात थी कि चलो 45% से हम 21% पे आ गए, यानी कि हमने बहुत लोगों को अपलिफ्ट किया पॉवर्टी से। ठीक है, वो बात तो चलो समझ आ गई। लेकिन अगर हम रीसेंट डेटा की बात करें, इवन बिफोर द पैंडेमिक, तो जो रिपोर्ट्स आई थी वो बहुत अलार्मिंग थी कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, और अब कोविड के चलते तो अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, सो इस करके ये अभी चिंता का विषय है कि हम कितने अभी लोग हमारे देश में हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से बिलो पॉवर्टी लाइन का एक फिगर है, पर क्या वो फिगर सफिशिएंट है आज के हिसाब से, 2021 के हिसाब से, उस फिगर को मद्देनजर रखते हुए? ठीक है, सो इन अ डेवलपिंग कंट्री इन द फाइनल एनालिसिस ग्रोथ इज ड्रिवन बाय इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ग्रोथ के लिए सिर्फ रिफॉर्म जरूरी नहीं है। तो यहां पे बात करेगी रिफॉर्म्स इज अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट द सफिशिएंट कंडीशन। इन्वेस्टमेंट भी बहुत जरूरी है। तो अभी हम देख रहे हैं पिछले एक साल में हमारे पास काफी एफडीआई आया है, काफी एफआई आया है। ठीक है, सो एफडीआई और एफआईआई आने के कारण हमारी स्टॉक मार्केट्स भी काफी अच्छा चल रही हैं। ठीक है, बट स्टॉक मार्केट्स दे डोंट डिपेक्ट दी मैक्रो इकोनॉमी पिक्चर। तो अगर कुछ कहीं जगह पे कोई मर्जर एक्विजिशन हुआ है किसी कंपनी के पास, जैसे मान लीजिए रिलायंस की बात करें, उसके पास ज्यादा एफडीआई आया है, बट दैट डजंट शो कि पूरे इंडिया में इस चीज का इंपैक्ट हुआ है। ठीक है, सो वी हैव टू मेक श्योर कि जो इन्वेस्टमेंट आ रही है बाहर से, विदेशी कंट्री से, उसका इंपैक्ट जॉब क्रिएशन पे हो सके और इक्विटेबल ग्रोथ हम अचीव कर सके अपनी कंट्री में। सो वे फॉरवर्ड क्या है? सो रिफॉर्म्स दे हैव टू बी सप्लीमेंटेड बाय अ केयरफुल नर्चरिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट विच इज नीडेड टू स्पर द ग्रोथ अगेन, स्पेशली इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। पोस्ट कोविड हमको और इन्वेस्टमेंट्स इंकरेज करनी पड़ेगी बाहर से, ताकि हम और ज्यादा जॉब क्रिएशन और एसेट क्रिएशन कर सकें। ठीक है, सेंटर और स्टेट्स को अपने डिफरेंसेस को एक तरफ छोड़ के कलेक्टिवली कोऑपरेशन, एक कोऑपरेटिव स्पिरिट में काम करना पड़ेगा, बहुत मैच्योर स्पिरिट में काम करना पड़ेगा। खास करके अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, गवर्नेंस की बात करें, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे दोनों का कोऑपरेशन होना बहुत बहुत मैंडेटरी है। ठीक है, फ्रॉम द गवर्नमेंट्स एंड देयर नीड्स टू बी एन इंक्रीज्ड फोकस ऑन सोशल सेक्टर सच एज हेल्थ एंड एजुकेशन। तो इसको लेके सरकार को चाहिए कि वो और अच्छी नीतियां बनाएं ताकि हेल्थ और एजुकेशन के मामले में हमारे लोग मार ना खाएं। ठीक है, हमारे जो एजुकेशन लेवल है, लिटरेसी लेवल्स हैं, चाहे औरतों के हैं, चाहे बच्चों के हैं, चाहे रूरल एरियाज में हैं, वो इंप्रूव हो सकें, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हमारे लोगों को मिल सके। ठीक है, कोरोना वायरस ने बहुत कुछ एक्सपोज किया है, खास करके जो कंप्लेसेंसी हमारे हेल्थ सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में देखने को आई है। ठीक है, उसके चलते ओनली इन एन एनवायरमेंट ऑफ हाई ग्रोथ इक्विटी कैन बी पुश्ड एग्रेसिवली। सो हाई ग्रोथ, जैसे कि मैंने पिछले आर्टिकल में बात करी कि चलो 10%, 12%, 15% जीडीपी ग्रोथ हम एवरीबडी एज एन इंडियन वी ऑल वांट कि हमारी जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी हो, बट एज एन इंडियन हम ये भी चाहेंगे कि ये इक्विटेबल ग्रोथ हो। तो 15% जीडीपी ग्रोथ डजंट मीन कि सिर्फ देश की 1 या 2% आबादी है जिसके पास धन सारा का सारा कंसंट्रेटेड है, जिसके पास वेल्थ कंसंट्रेटेड है। वी वुड वांट दैट दिस वेल्थ इज distributed in a equitable way, that everybody is out of the poverty line and everybody is living a life full of dignity and full of respect. ठीक है, so guys ये question for today है। So moving towards the 75th Independence Day, how sacrosanct do you think is our temple of democracy? The role of parliament as envisaged by our founding fathers, has it served its purpose? तो इसको कमेंट करिए 250 वर्ड्स में। ठीक है, इसको हम वी वुड लुक फॉरवर्ड कि आप इस डिस्कशन में एंगेज करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसको कमेंट करिए 250 वर्ड्स में। देखते हैं आप क्या इसको लेके आपके क्या व्यूज़ हैं, क्या एनालिसिस हैं, फिर हम इसको आपको फीडबैक भी देंगे, कमेंट भी करेंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आप सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड इसके चलते मैं एंड में यही कंक्लूड करूंगा कि जैसे आप जानते हैं स्लीपी क्लासेस का जो आज एक रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म है कि आज रात को 12:01 पे सारे के सारे कोर्सेज ₹1 के लिए अवेलेबल होंगे। तो इसका बहुत आपको बेनिफिट मिल सकता है, तो इसका आप पूरा फ़ायदा उठाएं। सो रात को 12:01 लॉग इन करिए, कोर्सेज को एक्सेस करिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले हफ्ते। जय हिंद, थैंक यू।